हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी CBT2 एग्ज़ाम के एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट आ गए। इस रिजल्ट के ऊपर साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ पॉइंट के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप लोग जो गलती करते हैं उन गलती के ऊपर ध्यान दिलाना। हम जैसे जितने भी यूट्यूबर हम लोग सिर्फ कट ऑफ बताने के लिए, नोटिफिकेशन बताने के लिए नहीं है। सिर्फ आप सभी की जो गलती करते हैं उन गलती के ऊपर ध्यान दिलाना भी हम लोगों का काम है। तो यहाँ पर आपने जो तैयारी करने में जो गलती किया था उन गलती को ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। साथ में यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी में अभी जो रिजल्ट जा रहे हैं, क्या ये रिवाइज रिजल्ट है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आपके नॉर्मलाइज स्कोर क्यों कम हुए और सॉलिड तरीके से रीजनल एक लॉजिकल बात के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे आपके नॉर्मलाइज स्कोर क्यों कम हुए। साथ में यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी के क्या अभी भी गलती कर रहे हैं, आरआरबी बोर्ड ने यहाँ पर रेलवे रिजल्ट तैयार करने में कुछ गलती है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या CBT2 का जो रिजल्ट अभी जारी किया गया है ये रिवाइज रिजल्ट है। थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले, लगभग हाफ एन 1 आवर पहले एक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो लोगों ने देखकर मेरे पास कॉल किया, जिसने बताया कि क्या ये रिवाइज रिजल्ट है। तो जिन्होंने कॉल किया तो मैंने बताया कि ये रिवाइज रिजल्ट नहीं है। तो ये ऐसा क्यों कहा भैया? मुझे नहीं पता कौन यूट्यूब चैनल ने ऐसा कहा है। ये रिवाइज रिजल्ट आप दिमाग से निकाल लें, ये रिवाइज रिजल्ट नहीं है, ये आपका रिजल्ट है। सिर्फ ये आपका रिजल्ट है। इससे पहले आरआरबी ने CBT2 एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं जारी किया था। जिस दिन 23 या 25 मार्च को जो आंसर की आपके आए थे उसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि यहाँ पर आपका जो दिखाए जाएंगे, आपके स्कोर दिखाए जाएंगे, रॉ स्कोर दिखाए जाएंगे, आपके प्रोरेटेड स्कोर दिखाए जाएंगे, आपके नॉर्मलाइज स्कोर दिखाए जाएंगे, वो भी प्रोविजनल होंगे। वहाँ पर क्लियर मेंशन किया था, ये अंतरिम आंसर की है, इसमें फाइनल बदलाव हो सकते हैं, क्लियर मेंशन किए गए थे। तो यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए। यहाँ पर ये आपका रिजल्ट नहीं थे, जो रिजल्ट जारी किए गए थे 23 तारीख को, वो रिजल्ट नहीं था, आपका नॉर्मलाइज स्कोर थे, आंसर की था, सिर्फ आंसर की थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। वहाँ पर आपके पार्ट बी में कितने स्कोर आ रहे थे सिर्फ वहाँ पर ये जान लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड किया। जैसे यूट्यूब चैनल के लोगों ने बताया कि 40% और 30% और 25% आप स्कोर करते हैं, यहाँ पर आप सफल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने 40 से लेकर 45 के बीच में बताया था, तो इस तरह से आप सफल हो जाएंगे। पर कुछ रीजन में ऐसा हुआ भी, जैसे पटना, मालदा, ये सारे रीजन में हुआ। तो कुछ ही रीजन में थे जो मैंने आप सभी को बताया था, पूरी तरह से तसल्ली देकर, पूरी तरह से जो आपके कमेंट थे उन कमेंट के आधार पर बताया था ये कौन कौन रीजन में ये ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर सवाल आते हैं कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर कम क्यों हुए। जैसे बहुत सारे मेरे जिनसे बात करता हूँ उनके किसी का 2 मार्क्स घटे हैं, किसी का 7-2 घटे हैं, किसी का इस तरह से बहुत सारे लोगों के घटे हैं। तो यहाँ पर क्लियर रिजल्ट नोटिफिकेशन में आपने जब आंसर की जा रही हुई तो उसमें क्लियर लिखा था, मैंने अभी आप सभी को कई बार बताया था कि ये रिजल्ट जो है प्रोविजनल है, रिजल्ट नहीं सॉरी, वो आंसर की जो है प्रोविजनल आंसर की, उसमें बदलाव फाइनल में रहेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर वही बदलाव आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर जो आपके आंसर की में आपके स्कोर कम और ज़्यादा होने की जो वजह है, जो आपके आंसर की में जो प्रश्न पहले गलत हैं, ठीक है, उसे इग्नोर नहीं किया गया था रेलवे बोर्ड से, उसे सही नहीं किया गया था रेलवे बोर्ड से कुछ प्रश्न के ऑप्शन, तो जिसके वजह से कुछ लोगों के स्कोर यहाँ पर घटे हैं या बढ़े हैं। जिसे इग्नोर प्रश्न जैसे ही होते हैं तो उससे आपका कुछ तो थोड़ा सा मार्क्स का फर्क पड़ेगा ही। प्रश्न के इग्नोर कर दिए गए शिफ्ट में तो आपके सभी के प्रश्न को मार्क्स में थोड़े से फर्क पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर स्कोर कम हुए या ज़्यादा हुआ है। रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर गलती यही की है कि यहाँ पर कुछ लोगों के साथ अभी भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़े। अभी तक पूरी तरह से प्रूफ के साथ नहीं है मेरे पास कि वो डेट ऑफ बर्थ, उसका प्रूफ पूरी तरह से नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप सभी को दिखाऊं कि कितना बड़ा है। तो सिर्फ इतना ही, कुछ ऐसे अपडेट मिले हैं कि कुछ लोगों के कुछ ज़्यादा स्कोर बढ़े हैं। तो ये ऐसा पूरी तरह से प्रूफ नहीं है कि जिससे आप सभी को यहाँ पर दिखाऊं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों ने क्या गलती किया। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट सबसे बड़ी गलती के ऊपर देखते हैं, जो आपने इस वैकेंसी के लिए नहीं, सभी वैकेंसीज के लिए जो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं हो रहे हैं, अभी तक आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलती आप ज़रूर करते होंगे।
प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप में से कितने लोग हैं जो कम से कम 4000 प्रश्न को सॉल्व करते हैं? मिनिमम 4000 प्रश्न सॉल्व करने वाले आप में से कितने लोग हैं कि आप हमें कमेंट से ज़रूर बताइए। आपने 4000 प्रश्न सॉल्व किया था, आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो ज़रूर बताइएगा। इतने प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, 4000 प्रश्न सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट, तो आपके पास इतनी समझ विकसित हो जाता है, जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे इतना बेहतरीन अप्रोच आपका रहेगा प्रश्न के ऊपर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इससे आपका प्रैक्टिस इससे स्पीड बढ़ते हैं, एक्यूरेसी बेहतर होता है। एक्यूरेसी ये भी बेहतर होते हैं प्रैक्टिस सेट से। आपने इस पर वर्क किया ही नहीं प्रैक्टिस सेट, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है, जिनसे बात करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे जिनका स्कोर 45 है, 50 है, 52 है, तो इनसे जब बात करते हैं तो ये इन्होंने बताया था कि मैंने प्रश्न पत्र में एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया था नॉर्मल तौर पर। 45 वाले ऐसे थे। तो जब भी किसी भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आपके पास इतना करना बहुत ज़रूरी है। तो 4000 मिनिमम प्रश्न को मिनिमम 4000 प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका अप्रोच बहुत बेहतरीन होता है, आपका स्पीड बेहतरीन होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसकी वजह से देखना ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये गलती आप आने वाले एग्ज़ाम में जो है एनटीपीसी में आप यदि करते तो वहाँ पर CBT 1 में मौका भी नहीं मिलेगा। ELP में तो आपको मौका भी मिल गया था, 30% स्कोर लाए, यहाँ पर सफल हो गए, 40% स्कोर लाए, सफल हो गए, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देने होंगे आप यदि सफल होना चाहते हैं तो। अभी भी हम लोग जो गलती करते हैं उन गलती के ऊपर दिखा देता हूँ आप सभी को। स्मार्ट रास्ता आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने होंगे। अभी भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। नॉलेज के लिए आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपका मैथ और रीजनिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप जैसे ही किसी जनरल स्टडीज़ की बुक खुलते हैं तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप फर्स्ट काम कीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर किसी भी एग्जाम का, तो ये अनुमान लगता है। उस तरह का प्रश्न तो कभी नहीं पूछे जाते, पर ये अनुमान लग जाते किस सेगमेंट से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर करना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे आपका ये समझ विकसित हो जाए कि किस प्रश्न को, किस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ऐसे तो आपके पास पूरी मोटी मोटी बुक पढ़े रहेंगे, जिससे ख़त्म करना बहुत टफ काम है, बहुत दिन लग जाते हैं। नॉलेज, ज्ञान पंडित नहीं बनने हम लोग का, आपको रिजल्ट देना है। तो सिर्फ इतना आपको यहाँ पर स्मार्ट तरीका देखना होगा। आपको कम पढ़ने की कोशिश करनी होगी, ज़्यादा पढ़ने के लिए आप, जैसे हम लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मत पढ़िए। प्रैक्टिस के ऊपर, रिवीजन के ऊपर बेहतरीन ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिजल्ट आपका होगा ही होगा, निश्चिंत होगा। ये दो बहुत बड़ी गलती करते हैं हम किसी भी तैयारी में, तो ये दो गलती के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड गलती जो आप लोगों ने किया था, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए थे फरवरी में, तो लोगों ने यहाँ पर तैयारी जो स्टार्ट किया। तैयारी अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल में ले गए थे। यदि चाहते हैं फरवरी से, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो फरवरी से यदि प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट सप्ताह में भी 2-3 करते हैं तो मिनिमम 4000 प्रश्न एग्ज़ाम आते आते अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ तब तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने ये भी गलती किया था, तो जिसकी वजह से आपका CBT 2 एग्ज़ाम में रिजल्ट आने के बाद आपको समय ज़्यादा नहीं मिला। इसके वजह से आप ये गलती हुए कि परफॉर्मेंस आप बेहतर नहीं कर पाए। रिजल्ट में जो गैप होते हैं वो गैप नहीं मिले। नॉर्मल तौर पर किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लें तो बड़े एग्ज़ाम में जितने भी देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा ही गैप मिलता है। छोटे एग्ज़ाम में ऐसा मिलता है कि वहाँ पर भीड़ होने की वजह से 4 से 5 मंथ समय मिल जाता है, पर छोटे एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। मुश्किल से 1 से 2 मंथ समय मिलते हैं। 1 से 2 मंथ में रिजल्ट आने के बाद 1 मंथ समय मिलते हैं। 1 मंथ में आपको प्रैक्टिस जो करना है कर, इससे पहले ही आपको तैयारी बेहतरीन करना होता है, सिलेबस के ऊपर मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने CBT 2 रिजल्ट आने के बाद लोगों ने अपना ट्रेड को पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पर खुद से सोचना चाहिए था। मैंने एक वीडियो में बताया था अभी, जब सिलेबस के ऊपर बात कर रहे थे, जिस पर आपसे बताया था कि आपको ट्रेड को
अभी से ही पढ़ना चाहिए। तो लोगों ने रिजल्ट आने के बाद अपने ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया। जब ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया तो आपको ये सोचना चाहिए था, जिस चीज़ को आपको पढ़ने के लिए 4 साल लग गए, जिस चीज़ को कुछ लोगों को 2 साल पढ़ने में लग गए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप मात्र 1 मंथ में या 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन, कंप्लीट पढ़ लेंगे बहुत बेहतरीन। जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनका पार्ट बी में रिजल्ट खराब हो गया। तो इस गलती के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा ना हो। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जो दर्द अभी आप झेल रहे हैं, आपका रिजल्ट हुआ है, वो अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। ये चीज़ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा दर्द ना झेलना पड़े। बहुत कष्ट होते हैं रिजल्ट जब नहीं होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो गलती करते हैं आप, उस गलती को ध्यान में लगाना होगा, उस गलती को ना करने की कोशिश करनी होगी। उससे पहले आपको साथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों से कुछ ये गलती हुए थे, जो गलती आप सभी को मैंने दिखाया। और भी कुछ गलती होंगे जो मैंने नोटिस नहीं किया। जो ये बड़े रीज़न है, बहुत बड़े रीज़न है जिस एग्ज़ाम में हम फेल होते हैं। वहाँ पर एक्सपीरियंस से ऐसा आप लगता है, आप इतने दिन से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसा एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या गलती करते हैं, प्रैक्टिस सेट हम लोग इग्नोर करके चलते। प्रैक्टिस सेट है क्या? कुछ नहीं है। 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, 15 कर लेंगे, काफ़ी है। 10-15 में आपका अप्रोच बेहतरीन नहीं हो पाता है। मिनिमम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व, मैथ है तो आपको 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन के मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर सॉल्व करना ही है। 2000 मैथ का कीजिए या 3000 मैथ का प्रश्न सॉल्व कीजिए, 1000 रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व कीजिए, जिससे आपका अप्रोच बेहतर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी तरह के प्रश्न आए आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो। यदि आप इतना करके जाते तो आप यहाँ पर जो आप बाउंड्री लाइन पर है कट ऑफ के, ये आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं यहीं पर इसी कट ऑफ के बीच में हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं होंगे। तो इस तरह के नहीं होता कुछ। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर, जो अच्छी तरह से हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ के ऊपर। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी, जो आपको बेहतरीन जा सके। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।